हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट स्टडी एरिया। बेसिक मैथ के एलएन मॉड्यूल पे हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 अब जाके अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करा था। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन एज, ठीक है, कोई ग्राफ है, उसका जो कर्व है उसका इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। अब पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट, ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको बताने कि कौन से कोऑर्डिनेट, ये जो गिवन है ना, ये ऑप्शंस में ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट करेगा, इसके बारे में हमको बताना है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, और क्योंकि वो एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यानी एक ही एक्सिस की वैल्यू आएगी, दूसरी एक्सिस तो 0 हो जाएगी। तो हमसे कहा है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है कि y को यहाँ पे 0 होना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ में मान लीजिए ये कर्व है, तो इस कर्व में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही जो है वो आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन दिखाएगा। ठीक, और यहाँ पे x की तो फिर कुछ वैल्यू आएगी ही, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इन दैट केस हमको, जैसा कि इक्वेशन में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू y, हम इसमें y को 0 कर देंगे और जो इसको हम रीअरेंज कर देंगे। पहले जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो आएगा, उसके बाद उससे छोटा, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक, उसके बाद अब हमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक है स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे। अब ये जो 2 है, इसका यही टर्म आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। हमको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं और उनका सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे क्या होना चाहिए, -3x आना चाहिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम -2x माइनस एक्स कर दे, तो इन दोनों का कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिल रहा है, और जब इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, माइनस माइनस है तो ऐड ऑन होगा, तो इन दोनों को ऐड करने पे -3x आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा x माइनस x तो कॉमन हो गया 2। अब यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ठीक, तो हम 1 को बाहर ले लेंगे, -1 को बाहर ले लेते हैं। -1 बाहर लेने से क्या होगा, ये और ये टर्म सेम आएगा। कैसे, देखिए, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, +x, और यहाँ से हमने नेगेटिव ले लिया, इसलिए ये हो गया। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब हमको ये जो सिमिलर टर्म मिले हैं, इनको एक साथ लिख देंगे, x - 2, और जो ये दो टर्म्स थे, ये और ये, इनको एक साथ लिख देंगे। क्या इतना होगा, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दो टर्म है, ठीक है, इनको हम डायरेक्टली 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू ये आई, सिमिलरली एक x की वैल्यू ये आई। तो 2 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। अब चलते हैं कि हमारे उसमें जो गिवन है उस पे चलते हैं। हमारे ऑप्शंस में गिवन है 1,0 एंड 2,0। आपको पता होगा कि ये जो प्लेस है वो प्लेस x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो x की वैल्यू में एक जगह 1 दिया हुआ है, एक जगह पे 2 दिया हुआ है, और y तो 0 देना ही था। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं a एंड b आर मूविंग इन xy प्लेन, देयर पोजिशंस वैरी विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अब टाइम के साथ इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, XY प्लेन में दो पार्टिकल्स गिवन है, XY प्लेन में दो पार्टिकल्स गिवन है A एंड B, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वो टाइम के साथ उनका जो रिलेशन है वो गिवन है। रिलेशन क्या है, x एक्सिस का रिलेशन है 3t और पार्टिकल A के लिए, और पार्टिकल B के लिए क्या गिवन है, 6। पार्टिकल A के लिए y का गिवन है t, और सिमिलरली B के लिए गिवन है 2 + 3t²। ठीक है, ये कुछ रिलेशन गिवन है। आपको एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट t इज इक्वल्स टू 1 इज। अब दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है t इज इक्वल्स टू 1 पे।
आपको ये बात तो पता होगी, पहले तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स ए पार्टिकल का x इक्वल टू 3t है और b के लिए 6। ओके, एक्स ए इज इक्वल्स टू 3t, एक्स बी इज इक्वल्स टू शायद t था, एक बार चेक कर लेता हूँ, 6 है। एंड वाई ए के लिए टू प्लस 3t स्क्वायर एंड t। ठीक है, अब हमको बोला है कि आपको इन दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए एंड बी के बीच में। ठीक, इनके बीच में हमको डिस्टेंस पता करना है। हमको ये पता है कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक, और मान लेते हैं कि इस पे कोई भी ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, ठीक, तो अगर हम इस पार्टिकल की बात करें और इस पार्टिकल की बात करें, थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। हाँ, मान लीजिए ये ग्राफ गिवन है, ठीक, उस ग्राफ में एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ठीक, ठीक है, इसका पोजीशन ये है ना, इसका y और इसका x। सिमिलरली इसका पोजीशन ये है, ये इसका y है और ये इसका x है, ठीक। अब हमको कोऑर्डिनेट्स इन लोगों के गिवन है क्योंकि टाइम के साथ इनका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, हमको इनके टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। हमको बोला है कि इन दोनों के बीच का, यही तो इनके बीच का डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है, ठीक। हमको टाइम के साथ सबका रिलेशन गिवन है, ए का भी और बी का भी, ठीक है, वाई और एक्स एक्सिस के टर्म में। तो जो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है? ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो ये भी है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है या जो ये साइड है उसको हमने कह दिया सपोज d, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है दो x के बीच में, इस डिस्टेंस को हमने कह दिया z, ठीक है, लेट्स सपोज दिस। तो पाइथागोरस के हिसाब से ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस, उस साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस साइड का हम नेम रख देते हैं e, सो दिस बी e स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट। अब हमको क्योंकि टाइम के साथ सबका रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा है कि t इज इक्वल्स टू 1 पे इन दोनों लोग के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो हम a और b दोनों पार्टिकल्स का पहले x और y पे पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो पार्टिकल a के लिए अगर बात करें तो 3t है एंड t, ओके। पार्टिकल a के लिए 3t, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक। पार्टिकल a के लिए ही y की जो पोजीशन है उसको पता कर लेते हैं, कितना गिवन है t, दैट इज 1, ठीक। अब पार्टिकल b की बात कर लेते हैं। पार्टिकल बी के लिए बोला है 6 एंड 2 प्लस 3t स्क्वायर, 6 2 प्लस 3t स्क्वायर। तो बी के लिए तो वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वाई पोजीशन यहाँ पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू अगेन 5।
अब हमको जो y में डिस्टेंस है वो हमको समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, y में हमको डिस्टेंस समझ में आ रही है। तो अगर हम देखें YB माइनस YA, वो क्या हमको दे रहा है 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब XB और XA में डिस्टेंस देख लेते हैं। XB है 6, XB है 6 और 3 माइनस कितना आया 3। अब YA और YB जो थी वो क्या थे, YA और YB में हमको डिस्टेंस मिला है 4, ये हो गया 4, और 2x के बीच का डिस्टेंस कितना मिला है हमको 3, राइट। अब ये जो दो डिस्टेंस मिले तो 4 और 3 का ट्रायंगल आपको पता होगा, x में 3, हाँ y में 4। अब ये जो तो ट्रायंगल बन रहे हैं ना 4 और 3 का, इसकी वजह से जो याद करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो e की वैल्यू 5 आ जाएगी। अदरवाइज आप फाइंड आउट करेंगे तब भी वो वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, अंडर रूट लेंगे 9 प्लस 16 कितना हो जाता है 25, अंडर रूट ऑफ 25 गिव्स 5, ठीक है। तो e की वैल्यू 5 आ गई, हमको पता चल गया डिस्टेंस कितना है 5। अब लेट्स सी, यहाँ पे दिया है ऑप्शन यस, तो हमने 5 को मार्क कर दिया। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particular straight line passes through origin and a point whose abscissa is double of ordinate of the point. The equation of such a straight line is. अब abscissa और ordinate आपको पता होना चाहिए कि abscissa और ordinate आपको पता होना चाहिए कि abscissa किसको बोलते हैं और ordinate किसको बोलते हैं। तो abscissa जो है वो x को बोलते हैं और ordinate जो है उस y को बोलते हैं, ठीक। इसके जानने के साथ ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। एब्सिसा हम x को बोलते हैं और ऑर्डिनेट y को बोलते हैं, इतने ही जानने से हमको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि बोला है जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट का डबल है, ऑर्डिनेट का डबल है, ऑर्डिनेट का डबल है। यानी x की वैल्यू अगर हम इस y के टर्म में जानना चाहें तो x का जो वैल्यू है वो y से दुगना है, x की जो वैल्यू है वो y से दुगना है। इसलिए x इज इक्वल्स टू 2y, यानी x की ही वैल्यू y के टर्म में कितना आएगा 2y, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 10 को 5 के टर्म में लिखो तो 10 को 5 के टर्म में कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5, तो 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू 5, राइट। उसी तरीके से हमको x का वैल्यू लिखना है। हमसे बोला है कि जो एब्सिसा है ऑर्डिनेट का डबल है, यानी एब्सिसा की वैल्यू ऑर्डिनेट के डबल है, ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस, ठीक। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है एब्सिसा हमने कहा किसको x को, ऑर्डिनेट हमने कहा y को। x एक्सिस की वैल्यू y के डबल है, x एक्सिस की वैल्यू y के डबल है। तो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। इस इक्वेशन के साथ ही अगर हम देखें तो हमको x/2 मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो x/2 इज इक्वल्स टू y, सो इजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेट दे दिया है, साइड है स्क्वायर का, ठीक। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज। अब हमको पेरीमीटर के साथ हमको बताना है कि पेरीमीटर में कितना रेट ऑफ इंक्रीज आएगा, यानी टाइम के साथ पेरीमीटर कैसे बढ़ते चला जाएगा। जब भी रेट आए तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो है वो भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, है ना। ऑल 4 साइड का सम, ये स्क्वायर है ऑफ साइड a। तो हमको पता करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 4a, 4 इंटू
लेंथ ऑफ साइड, ठीक। तो 4a के हिसाब से हमको बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज। तो रेट जब आ जाता है तो हम किसी भी टर्म को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे भी हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम पेरीमीटर को टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमको मिल गया अब रेट। यहाँ पे 4 को क्या ही हम टाइम से डिवाइड करें, तो यहाँ पे हम एक्चुअली में इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो साइड था उसको हमने टाइम के साथ चेंज में लगा दिया। अब देखो हमको दिया भी है रेट ऑफ, मतलब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस रेट के साथ वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। अब देखो साइड इंक्रीज हो रही है, साइड का अगर मान लीजिए लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर भी तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो हमको a/t की वैल्यू गिवन है, a/t की वैल्यू हमको गिवन है, a/t की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.2, ठीक। तो 4 × 0.2 ये कितना आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, जो पेरीमीटर है, ठीक है, वो रेट ऑफ पेरीमीटर हमको मिल गया। ये भी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, ठीक है। एक पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है और वो लेंथ एल पे डिपेंड कर रही है, साथ ही एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड कर रही है। जी क्या होती है, ग्रेविटी, जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ और स्मॉल जी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन में आगे बोला है ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमको बतानी है कि ये जो आपको ऑप्शंस गिवन है ना, इनमें से कौन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक, हमको ये बताना है। और ये रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है और इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक, इतनी सी बात है। चलो रिलेशन गिवन है हमको f = 1/2 पाई √g/l, राइट। अब ये जान लो, यस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि √g/l में फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो f जो है, f वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g है। सिमिलरली f इनवर्सली प्रोपोर्शनल √l है, ठीक। कभी भी स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, y = mx + c, ये इक्वेशन होता है। तो अगर इसमें हम अगर इस इक्वेशन में देखें तो जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तभी तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको दिख जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसी से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में गिवन है f ऑन द ऑर्डिनेट एंड l ऑन द एब्सेसा, ठीक है। तो l एब्सेसा हम बता चुके हैं, एब्सेसा है x एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या है y एक्सिस। खैर अभी x और y एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि देखो सब में ऑर्डिनेट एब्सेसा कॉमन है, ठीक। यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है कि कौन सी वैल्यू आपने ली है जिससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो क्या f और l में रिलेशन, नहीं, ऐसा रिलेशन ही नहीं है, बल्कि इक्वेशन ही ऐसा नहीं है। देखो f और l में कैसे रिलेशन तुम फॉर्म करोगे जब वो √l है, राइट। तो क्या होगा, जब भी करोगे तो हर बार √ वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि l को इजीली हम वहाँ पे फाइंड कर सकें। बोल रहे हैं f और √l में, अब मान लीजिए f और √l आप ले रहे हैं तो √l यानी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए। फिर बोल रहे f² और l में अगेन वही बात हुई, आप अभी भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेके चल रहे हैं, हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए। ये f² और 1/l जो है ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये जो f था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √l था ना। अब मान लीजिए हमने अंडर रूट को f के पास भेज दिया, तो अंडर रूट को अगर हम f के पास भेजें तो क्या आएगा, f² आएगा और ये हो जाएगा 1/l।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब होगा ना जब आप 1/L को कंसिडर करेंगे। आप जब तक सिर्फ L को कंसिडर करते रहेंगे, इसके 1/, को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हर बार क्या होगा, इनवर्स रिलेशन में काउंट होगा। तो इनवर्स रिलेशन जब आप काउंट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म ही नहीं करेगा। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए आपको 1/L लेना होगा, तब वो इजीली आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो हमको असल में इस इक्वेशन को कंसिडर करना था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको बताना था कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, अब यहाँ से अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है, सम ऑफ सीरीज है, फिर उसके बाद वेक्टर, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ द सीरीज गिवन है, ठीक है, आपको APGP सीरीज पता होगा, है ना। तो ये कौन सी सीरीज है, हर बार एक ही टर्म का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर बार एक ही टर्म का स्क्वायर हो रहा है। ये 1 था, इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 4 पे पावर पहले 0 था, फिर 4 पे पावर 1 हुआ है, फिर 4 पे पावर 2 हुआ है। अभी समझाते हैं। ये सीरीज आपको दिख गई ना, क्या है, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक गई है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है ये, ठीक है। 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, राइट। अब ये देखिए, ये सीरीज क्या कौन सी है, हमें अभी बताया है कि जैसे ये 1 है, 1 × 1/4 पे पावर 0, तो आपको पता है कि ये 1 × 1/4 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये वैल्यू आ गई 1, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकंड टर्म को चेक करते हैं, क्या सेकंड टर्म फुलफिल कर रहा है। सेकंड टर्म में है 1/4, तो ये होगा 1, 1/4 पे पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 × 1/4 पे पावर 1 इज इक्वल टू 4, सो हियर कम्स 1/4। यस, हमारा सेकेंड टर्म भी मिल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में बोला है, नेक्स्ट अगर हो गया फॉलो, तब तो भाई वही सीरीज है, ठीक। 1 × 1/4 पे पावर 2, सो इट कम्स 1 × 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यस, एग्जैक्टली। तो ये कौन सी सीरीज है, GP सीरीज है। कौन सी सीरीज है, GP सीरीज। अब हमसे बोला है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक हमको बताना है, राइट। इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें पता होना चाहिए। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर GP सीरीज ओनली, ठीक है। ये GP सीरीज के लिए, GP सीरीज के लिए क्या होता है, A/1 - R। नाउ अब ये जो A है वो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक, ये होता है फर्स्ट टर्म। R जो होता है वो होता है कॉमन रेशियो। अब ये कॉमन रेशियो पता कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो सीरीज चल रही है 1 + 1/4 + 1/16, ठीक है। हम इनका पहले रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक। तो जो सेकेंड टर्म है, अगर हम मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड टर्म जो था वो था 1/4 अपॉन में फर्स्ट टर्म बाय 1, तो कॉमन रेशियो में क्या आया आपका 1/4। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या था कि 1/16 और फर्स्ट टर्म, इससे पहले वाला टर्म जो भी होगा, आप जो भी टर्म लेंगे उससे पहले का टर्म से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो गया 1/4, विच अगेन कम्स 1/4। तो हमको पता चल गया कि जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है हर बार, 1/4, ठीक। तो 1/4 हमारा कॉमन रेशियो है, और फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो हमको लेके चलना है। तो हियर कम्स S इनफिनिट इज, फर्स्ट टर्म कितना है 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आया 1/4, ठीक। उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 4 कितना आया 4 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 4/3। तो सम ऑफ दिस इनफिनाइट टर्म्स इज 4/3। हियर कम्स द फोर्थ ऑप्शन इज राइट।
अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन मशीन। ठीक है, हर बॉक्स में आपको एक फंक्शन गिवन है कि आपको उसके हिसाब से काम करना है। अ फंक्शन मशीन इलस्ट्रेट्स व्हाट इट डज विद द इनपुट। अब जो भी आप दे रहे हैं उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये आपको फंक्शन मशीन बताएगा। ठीक, अब आपने इसमें मान लीजिए एक्स को दे दिया। ठीक है, आपने इनपुट में क्या डाला, एक्स। ठीक है, आपने एक्स दिया इसको, तो इनपुट तो जो उसका फंक्शन मशीन है, जो बॉक्स है, उसने कहा कि डबल द इनपुट एंड ऐड 3। ठीक, उसने कहा कि जो आप इनपुट दिए हैं उसको डबल कीजिए, यानी 2x प्लस 3 और 3 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, फर्दर बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट। अब ये जो आप दिए हैं इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। आउटपुट z आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको आउटपुट बताना है कि क्या आया। आपने मशीन में डाला x को, x ने कहा कि डबल द इनपुट एंड ऐड 3, आपने डबल द इनपुट और ऐड 3 कर दिया। फिर उसने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट, आपने स्क्वायर रूट भी कर दिया। अब बोल रहा है आउटपुट कितना आएगा, तो आउटपुट इसका लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको ये बताना है। ठीक है, अब हमको अलग अलग वैल्यूज गिवन है, जैसे कि z की वैल्यू दिया है 2x प्लस 3। क्या z 2x प्लस 3 है? नहीं, 2x प्लस 3 नहीं है, वो अंडर रूट 2x प्लस 3 है। ठीक है, अगेन बोल रहा है क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है? यस, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हमारा ओके। सो यहाँ पे बेसिक मैथ के जितने क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1 के वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। PYQs लेटर ऑन लेकर आऊंगी। अभी जो इम्पोर्टेंट था कि कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएं, तो यस, बेसिक मैथ में इतने ही क्वेश्चंस गिवन थे इस चैप्टर में, बेसिक मतलब एलन मॉड्यूल में। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो कंटेंट, सो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।